हाउ टू इन्वेस्ट, कौन सा स्टॉक लूँ, कितना लूँ, कब तक होल्ड करूँ और कब एग्जिट करूँ। मशीन बोल रहा है मुझे ये डेटा मिला है, ये डेटा पे मैंने ये रूल लगाए हैं, ये रूल से ये डिसीजन निकलता है, इतना ही कर रहा है मशीन। इसका फायदा ये है कि ये प्रोसेस ड्रिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो रिपीटेबल होता है, वो अगेन एंड अगेन किया जा सकता है। Humans are allowed to go wrong. Machines can also go wrong, but machines will never go wrong in calculating, processing, कि थक गया या आज बीमार पड़ गया या ये डेटा में प्रोसेस ही नहीं कर, ऐसा कुछ मल्टीटास्क कर सकता है। द मोस्ट ओवरलुक्ड डायमेंशन इन द मार्केट, आधे से ज़्यादा मार्केट इसको साइड कर देता है। क्वांट का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एंट्री तो पता चल रहा है, होल्डिंग भी पता चल रहा है, बट आपका एग्जिट स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव है, वेल डिफाइंड है, रूल्स बेस्ड है, मैथमेटिकल। हम लोग ने लास्ट 3 साल में ये देखा मार्केट में कि लोग रिस्क से डरते ही नहीं है। पीपल ओनली से कि मार्केट तो मतलब वन वे बुल मार्केट है, गिरेगा ही नहीं, और गिरेगा तो हम खरीद लेंगे। ओवर अ लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर इज प्रूफ दैट क्वांट इज द मोर सोफिस्टिकेटेड वे, बिकॉज आज की तारीख में अमेरिका में 35 से 40% पैसा क्वांट से संभलता है। हम कहते हैं कि जैसे हम क्वांट की तरफ चले जाते हैं तो बायसेस जो है वो चले जाते हैं। तो ह्यूमन जब वो रूल्स बना रहा है तो क्या उसके बायसेस वो रूल्स बनाते टाइम प्ले आउट नहीं हो सकते? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाय सिद्धार्थ, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। टू बिगिन विद, सबसे पहले आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। फर्स्टली हाय कुणाल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। I think Upsurge is doing a fantastic job with educating so many investors around India and ensuring that they are not just saving money and earning money, but they are also investing their money so that their money can grow. And I think recently I was speaking to somebody about this whole concept of saving and investing. Okay, many people feel that saving is enough, but actually in today's day and age, saving means nothing. Correct. If you save but don't invest it, you've done nothing with that money. So I think kudos to you guys के actually वो saving को investment की तरफ डाल रहे हो. And I think the capital market is also very thankful to you all. Right, very the true. way FIs are selling, our DIs are holding up. So great stuff there. And about my journey, I think I started my capital market journey pretty much when I was born, because both my parents are in the capital markets. Okay. My mother has been in the financial markets since 1980s, somewhere in the 1980s. She now has roughly 35 years of experience. So I think the journey really began on those dinner table conversations when you hear about markets, macro events, rate cuts, FIIs, DIIs, stocks, results, all of that. So I think I was quite young when I first started hearing all these things. And तब से फिर as बड़ा होते गया, I get more acquainted to some of these concepts. फिर पढ़ाई किया CA का, CFA का, MSc सब किया, and then और markets में interest और बढ़ा। and जब से company join किया है PL Capital या प्रभुदास लीलाधर, since then I've been on the research side for the first 2 years. पहले 2 साल institutional research में काम किया, फिर investment advisory desk पे काम किया, and then finally रिसर्च करते करते आई स्ट्रक क्वांट। एंड जब क्वांट का आइडिया आया तो एज अ यंग ही था, आई थिंक 24-25 साल का था तब, विजन थोड़ा इमेच्योर था, बट विजन यही था कि लेट्स मेक मशीन्स दैट कैन मेक मनी। ऐसे मशीन बनाए जो पैसे बना सके। तो एट ए यंगर एज वही एक आइडिया था, वही एक विजन था, फिर उस पर काम करते गए। एंड नाउ वी हैव अ 20-member team. Okay. Pure dedicated quant team of 20 people, and we manage money for all HNIs. 500 करोड़ संभालते हमारे quant PMS में, and it's doing well, touch wood. So एक एक करके हम लेते हैं। When you mentioned that 1980 से ही आपकी फैमिली मार्केट्स में जुड़ी हुई है, तो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस पे उस समय की कुछ ऐसी स्टोरीज या फिर कुछ ऐसी कहानियां जो आपके पेरेंट्स ने आपको बताई हो जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो? Could be of हर्षद मेहता, could be of Ketan Parekh. I had heard more stories about Rakesh Jhunjhunwala to start with, because उसके पहले की जो एज थी, I could not really relate to. Correct. Even Harshad, I was born in 92. Okay. So when Harshad Mehta happened, I was just born. So I think that was irrelevant. But I think all the investors who are alive today and in their 60s now, वो उनकी stories मैंने काफ़ी सुनी है, right? Like
whether it's a Radhakishan Damani ji or a Rakesh Jhunjhunwala ji or Ramdev ji. I've heard a lot of stories about them, of their style of investing, trading, making money, approaching markets. तो ये सब stories सुनी, and I think more than that you see them in action also, right? Result season में अलग type का behavior होता है, budget के time पे they are so glued to the TV and they're trying to understand what is going to happen, what is the direction of the markets and economy. Then 2008 crash, I've seen it quite closely. Understanding कम था, but तो भी parents के explanation से, खुद के curiosity से बहुत सारे चीज़ों को समझने की कोशिश की थी. तो I think biggest learning was in 2008 only. I was still very young, but उतना तो समझ गया कि बुल मार्केट वन वे नहीं होता या मार्केट वन वे नहीं होता. सो आई थिंक एक जो इम्पोर्टेंट लर्निंग था इज नॉर्मलाइजिंग द फैक्ट कि मार्केट में बाजार ऊपर भी जाता है, साइडवेज भी रहता है, नीचे भी जाता है. तो ये तीनों अगर फेज से आप नॉर्मल हो जाओ, देन जब मार्केट गिरता है तब you know that this is a part of the game. ये कुछ अब नॉर्मल नहीं हो रहा है. So I think normalizing bear markets, sideway markets, consolidation markets was a big learning which has helped me in developing my strategies now. So सर, quant investing होता क्या है? मान लीजिए मैं 10 साल का बच्चा हूँ, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करो तो कैसे करते? तो 10 साल के बच्चे को समझाने के लिए तो मुझे बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स यूज करने पड़ेंगे. आई डोंट इवन नो कि हर 10 साल के बच्चे को इन्वेस्टिंग क्या है उसी, बट अज्यूमिंग they know what is investing, then we can go to what is quant investing. Quant investing में आपको 3 चीज समझनी है. एक है मशीन, दूसरा है एक्सटर्नल मतलब बाहर की दुनिया, और तीसरा है आदमी. So man, machine and external world. ये 3 चीज के इंटरएक्शन से quant काम करता है. One simple example is an alarm clock. कि बच्चा है, बच्चे ने सेट किया 8 बजे का अलार्म. एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हुआ, टाइम आगे बढ़ा. मशीन ने क्या किया, एक कंडीशन लिया, ह्यूमन ने कंडीशन दिया कि भाई 8 बजे का अलार्म है, तुझे बजना है. मशीन ने उसका रूल फॉलो किया, 8 बजे आवाज करने लगा. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ अ क्वांट वर्क्स. Three things need to interact with each other: the human, the external environment, and machine. Human has to give rule to the machine that if this happens, you do this. ये जब सेट हो गया तो इट्स अ क्वांट सिस्टम. और इन्वेस्टिंग में ये चीज रेप्लिकेट, इन्वेस्टिंग में भी यही करते हो. हम ह्यूमंस हैं, हम मशीन को ये 1000 रूल दिए, हम तो रूल दे दिए क्या कि मार्केट में ये होगा तो आपको ये करना है. अब मार्केट जो करेगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं. तो वी कैन ओनली कंट्रोल 2 थिंग्स: आवर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरनल रूल्स. हम रूल बनाएंगे, रूल्स के बेसिस पे मशीन रिस्पॉन्ड करेगा. बट कब करेगा, जब मार्केट में कुछ चेंज होगा, मैक्रो में कुछ चेंज होगा. That's the simple thing. And अगर I think every 10-year-old must be following this little rule in their life कि विंटर में they will dress, जैकेट पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे, मॉनसून में छाता लेके जाएंगे या रेन जैकेट पहनेंगे, गर्मी में थोड़े लाइट शॉर्ट्स वॉट्स टी शर्ट्स पहनेंगे. तो मार्केट की तरह वेदर चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आप अपने रूल्स चेंज कर रहे हो कि कौन से टाइप के कपड़े पहन के जाओगे. तो यही जब फिलोसफी आप 3 इंटरएक्शन को समझोगे, क्वांट इन्वेस्टिंग में हम यही करते हैं. रूल्स बनाओ और मशीन रूल्स फॉलो करेगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आई एम वेरी श्योर आपको स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के बारे में सीखने का भी बहुत इंटरेस्ट होगा. सो कब मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, कब अंडर वैल्यूड है, कब फेयरली वैल्यूड है, कब आपको मार्केट में पैसा डालना चाहिए, कब आपको मार्केट से पैसा निकालना चाहिए, ये सभी चीज आप एक प्रॉपर मेथड के साथ सीख सकते हैं. सो हमने एक कोर्स बनाया है स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस के ऊपर, जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज मार्केट के अराउंड कवर किए हैं, चाहे वो पी रेशो हो, पीवी रेशो हो, पेग रेशो हो, केप रेशो हो. उसी के साथ साथ हमने फॉरेन फ्लोज के बारे में भी डिस्कस किया है कि कब फॉरेन फ्लोज मार्केट्स में आ रहे हैं, कब फॉरेन फ्लोज मार्केट से जा रहे हैं, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट आता है. एंड एट द वेरी सेम टाइम इस कोर्स में हमने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमें बता सकते हैं कि हाँ मार्केट शायद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, उनके बारे में भी डिस्कस किया है. तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और आप मेक श्योर करिएगा कि वीडियो एंड होने के बाद आप इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट करें. और मीनवाइल चलिए हम इस वीडियो की तरफ वापस चलते हैं और समझते हैं कि स्क्रीन कैसे बना सकते हैं. सो करंटली आप क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो. सो मुझे एक चीज़ और हमारे व्यूअर्स के लिए एक चीज़ बताइए कि क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग से अलग कैसे होती है? Actually there are a lot of similarities and differences in quant and discretionary. Discretion मतलब खुद के judgment, research,
एक्सपीरियंस, विजडम, सब्जेक्टिव ओपिनियन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना. You see all these words, experience, wisdom, subjectivity. ये सारा intuitive, subjective process है. Quant based पूरे अलग वर्ल्ड में जाता है in a certain set of understanding. Objective, rules based, mathematical, process driven, system driven. दोनों में जो बड़ा similarity है वो क्या है? Either men are teaching machines how to make decisions और men are making decisions themselves. Right. दोनों में हम डिसाइड क्या कर रहे हैं, हाउ टू इन्वेस्ट. इन्वेस्टिंग को ब्रेक डाउन करें. कौन सा स्टॉक लूं या कौन सा एसेट लूं, कितना लूं, कब तक होल्ड करूं और कब एग्जिट करूं. Correct. यही सारे डिसीजन जब ह्यूमन लेता है विदाउट रिलाइंग ऑन मशीन्स, इट्स डिस्क्रेशनरी इन्वेस्टिंग. इसका फायदा क्या है? years of experience comes into play in a certain cycle. इसका नुकसान क्या है? इमोशंस, अटैचमेंट, बायसेस, बिहेवियरल बायसेस, ग्रीड, फियर, होप, ये सब चीज आ जाते हैं. दूसरा वर्ल्ड कौन सा है? क्वांट का. यही डिसीजंस ले रहे हैं, बट डिसीजन ले कौन रहा है? मशीन. एज अ टीम ऑफ ह्यूमंस और एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव टॉट दम, मैंने 1000 रूल दे दिए हैं. अब मशीन को वो रूल फॉलो करने हैं एंड अराइव एट दो सेम डिसीजंस. उसका फायदा क्या है? फर्स्ट कि इमोशन, फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट, फोमो, ये सब चीजें बाहर हो गई. मशीन बोल रहा है मुझे ये डेटा मिला है, ये डेटा पे मैंने ये रूल लगाए हैं, ये रूल से ये डिसीजन निकलता है. इतना ही कर रहा है मशीन, और कुछ तो रॉकेट साइंस नहीं कर रहा सकता. राइट. तो जब ये मशीन करता है तो इमोशन से परे हो जाता है मशीन. इसका फायदा ये है कि ये प्रोसेस ड्रिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो रिपीटेबल होता है, वो अगेन एंड अगेन किया जा सकता है. और जो सब्जेक्टिव डिस्क्रेशनरी इन्वेस्टिंग है वो रिपीटेबिलिटी मेजर में कम होता है. ये बड़ा फायदा है. पर उसका नुकसान क्या है? वी नो दैट कंप्यूटर्स और मशीन ऑन देयर ओन, उनमें तो कुछ अक्ल है नहीं. विजडम या अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस तो वो ह्यूमन से ही ड्रॉ करते हैं. तो समटाइम्स when there are some things which are beyond the understanding of the machine, which they also don't know, that is a time where you could see a challenge. But humans are allowed to go wrong. Machines can also go wrong, but machines will never go wrong in calculating, processing, कि थक गया या आज बीमार पड़ गया या ये डेटा में प्रोसेस ही नहीं कर, ऐसा कुछ मल्टीटास्क कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, स्पीड लेके आ सकता है, एक्यूरेसी लेके आ सकता है, प्रिसीजन लेके आ सकता है. समटाइम्स इन अ सर्टेन साइकिल अंडरस्टैंडिंग गैप्स कुड हैव, दोनों में अंडरस्टैंडिंग गैप्स हो सकते हैं. बट ब्रॉडली over a long term, market share is proof that quant is the more sophisticated way, because आज की तारीख में अमेरिका में 35 से 40% पैसा क्वांट से संभलता है. 40-45 पैसिव से संभलता है, एंड बाकी का 15-20% एक्टिव से संभलता है. एक्टिव इज डिस्क्रेशनरी. डिस्क्रेशनरी मीन्स ह्यूमन फंड मैनेजर इज मेकिंग द डिसीजन. अदर देन दैट 30 साल पहले अगर आप देखो तो एक्टिव और डिस्क्रेशनरी वॉज 89-90% इन अमेरिका, जो आज के तारीख पे 15-20 के रेंज में आ गया है. तो बहुत ही बड़ा स्विच हुआ है. सो ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है. एक वी कैन रेफर टू डेटा कि मार्केट शेयर डेटा सेज कि क्वांट इज मोर स्केलेबल, रिपीटेबल, सोफिस्टिकेटेड. तो बहुत बार हम लोग यूएस में डेटा पढ़ रहे हैं कि एक्टिव फंड मैनेजर्स बीट नहीं कर पा रहे हैं पैसिव इन्वेस्टर्स. वो तो इंडिया में भी आप पढ़ सकते हैं. इंडिया में भी लार्ज कैप्स में हम देखते हैं. तो क्या क्वांट और पैसिव में कौन जीत रहा है अभी? वही मैं आई वाज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट दैट पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि एक अच्छा है या एक बुरा है. दोनों अलग अलग साइकिल, दोनों के साइकिल्स होते हैं. इन अ सर्टेन साइकिल एक्टिव मैनेजर्स विल डू बेटर, इन अ सर्टेन अदर साइकिल क्वांट गाइज ज्यादा अच्छा करेंगे. तो दोनों के प्रोसेस को समझिए, दोनों के फिलॉसफी को समझिए, दोनों के डिफरेंसेस को समझिए, देन अपने आप आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा सही है. अगर आपको एक सेट ऑफ रूल्स मिल गए कि भाई ये मशीन या ये स्ट्रेटजी ये रूल्स पे बना है, अगर आपको रूल्स लॉजिकल लगे, उसका आपने बैक टेस्ट देखा ये लॉजिकल है, यू शुड फॉलो दैट. डिस्क्रेशनरी में अगर आपको फंड मैनेजर पे विश्वास है कि ही इज वेरी गुड, वाइज, इंटेलिजेंट, ट्रैक रिकॉर्ड है, यू फॉलो द फंड मैनेजर. दोनों के फायदे भी हैं और नुकसान भी है. तो एक पॉइंट है कि हम कहते हैं कि जैसे हम क्वांट की तरफ चले जाते हैं तो बायसेस जो है वो चले जाते हैं, बट काफी हद तक क्वांट के जो मैं रूल्स बना रहा हूँ वो भी तो ह्यूमन ही बना रहा है. तो ह्यूमन जब वो रूल्स बना रहा है
तो क्या उसके बायसेस रूल्स बनाते टाइम प्ले आउट नहीं हो सकते? सो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारा एक इन हाउस फिलोसफी, आई थिंक मेरे काफ़ी प्रेजेंटेशंस वगैरह में भी मैंने लाइन ये यूज़ किया है कि यू कैन ट्रस्ट इट ओनली इफ यू कैन टेस्ट इट। दिस इज द फिलोसफी वी यूज। इसका मतलब क्या कि मेरे दिमाग में 1000 बेस्ड ऑन मार्केट ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल एक्सपर्टीज, पर्सनल एक्सपीरियंस, 1000 रूल्स आए कि मुझे लग रहा है ये काम करेगा या ये नहीं काम करेगा। राइट। उसको मैं टेस्ट कराऊंगा। अगर मेरा बैक टेस्ट या मैथमेटिकल टेस्ट भी ये कंफर्म करता है कि ये रूल में दम है तो हम लेते हैं। तो यस, व्हेन यू थिंक ऑफ एन आइडिया, जब आइडिया आता है उसमें बायस होता है, बट वो बायस कब निकल जाता है या कट जाता है? टेस्टिंग में। तो एक जो रिगर बोलते हैं, मैथमेटिकल रिगर इन टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, जो क्वांट स्ट्रेटजीज में है, उससे ये बायसेस ऑलमोस्ट काफी हद तक निकल जाते हैं। करेक्ट। एंड जैसे कि बहुत सारे स्मॉल और मिड कैप इन्वेस्टिंग जब इंडिया में होती है तो मैनेजमेंट कैसा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो भले नंबर्स अभी अच्छे नहीं है बट इवेंचुअली शायद ग्रो हो जाएंगे। तो वैसे कॉल्स क्वांट साइड पे हम कैसे ले सकते हैं या फिर वैसे कॉल क्वांट साइड पे नहीं ले सकते। ओके। इट्स बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांट, टेकिंग अ 5-year कॉल ऑन अ स्टॉक is not possible doing quant research. Quant globally is basically 3 frequency में चलता है। एक high frequency means few seconds, minutes और maximum 1 day। फिर mid frequency, few weeks to a month। low frequency is few months to a year max। तो उसके beyond quant मतलब yearly भी नहीं relevant है quant के वर्ल्ड में। तो US वगैरह में तो इट्स मोर हाई एंड मिड फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पे भी ज्यादा काम नहीं होता है। एंड हमारा डेफिनेशन, वी आर ऑन द लोअर साइड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हर 2 महीने में हम रीबैलेंस करते हैं, बट ग्लोबली 2 months इज सीन एज वेरी स्लो। एंड जब आप खुद से इनपुट्स देते हो मशीन को, सो हाउ डू यू डिसाइड ऑन द इनपुट्स? नो तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इट्स लाइक वीविंग अ कारपेट बनाने जैसा काम है। तो ये अगर स्ट्रैटेजी बनाना हमने शुरू किया 4-5 साल पहले, हम और हमारे पूरी 15-20 जन की टीम ने हर एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया, टेस्ट के बाद कैसे कंबाइन करना है, उसके बाद रिफाइनमेंट कंटिन्यूस होते रहता है। सो इसका सिंपल एग्जांपल यही है कि पहले आपको पता है कि आपको आईफोन बनाना है, फिर हर वर्जन में आप नए नए फीचर्स, अपग्रेड्स लाते रहोगे। सो इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। यू स्टार्ट विथ द सिंपल विजन कि आपको प्रोसेस या सिस्टम्स या रूल्स से इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना है। Then you try to break down the markets into different facets. तो हमने क्या किया कि what are the broad factors that drive the market or stock prices? So there's a macro aspect which is to do with GDP growth, inflation, GDP growth and inflation. Then there is a monetary aspect which is to do with interest rates, bond yields. Then there is a liquidity aspect, whether you talk about DII flows, FII flows, M1, M2 money supply. Then there is a valuation aspect. Market कितना सस्ता या महंगा है। Then there is a sentiment aspect. लोगों का sentiment क्या है? Are people very bullish? People very bearish? People are taking markets for granted? Breadth कम हो गया market का या breadth बढ़ रहा है? Then there is a risk appetite. कि are people willing to take risk right now? कि risk लेने से लोग डर रहे हैं। हम लोग ने लास्ट 3 साल में ये देखा मार्केट में कि लोग रिस्क से डरते ही नहीं है। People only say कि मार्केट तो मतलब one way bull market है, गिरेगा ही नहीं, और गिरेगा तो हम खरीद लेंगे। It was a buy on dip market. Now we are transitioning into a sell on rally market as we speak. तो this is a risk appetite कि लोगों को ज़्यादा comfort गोल्ड में है, स्मॉल कैप में है, लार्ज कैप में। अगर आप लास्ट 4 साल देखें, लार्ज कैप का रिटर्न इज ट्रेल्ड स्मॉल कैप, मिड कैप रिटर्न बाय more than 50% margin, which clearly shows कि we were in a risk on market. So risk appetite is another thing. These are all the broader factors that drive the market. Then there are micro factors also, like style factors we call them. Company level पे, कंपनी का क्वालिटी, देयर इज अ वे टू सी इट क्वांटिटेटिवली। आप 10 मेट्रिक डालिए तो आप कंपनी का क्वालिटी देख सकते हैं। कोई एक आधा मेट्रिक आप हमको बता पाए? ROE, फ्री कैश फ्लो, लेवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, EBITDA टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो कन्वर्जन रेशियो, वर्किंग कैपिटल डेज, इन्वेंट्री डेज, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो टू द कंपनीज हिस्ट्री, टू द कंपनीज पीयर एंड टू द ब्रॉडर मार्केट्स टू सी कि ये कंपनी क्वालिटी पैराडाइम या क्वालिटी के फैक्टर पे कहाँ बैठता है। करेक्ट, राइट। देन वैल्यूएशन अगेन इज अ रेलेवेंट फैक्टर फॉर कंपनीज, ग्रोथ इज रेलेवेंट फॉर कंपनीज,
volatility or a Okay. measure of risk is relevant, momentum is relevant, dividend is relevant, industry strength is very relevant, and these are some of the key factors that we look at. Correct. And यही फैक्टर्स को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ब्रॉडर मैक्रो मार्केट सेटअप क्या है एंड कौन से स्टॉक ये सेटअप में रेलेवेंट है. Right. So when you said about the broader markets, things that are important, उसमें आपने मैक्रो बताया, मॉनेटरी बताया, लिक्विडिटी बताया, वैल्यूएशन बताया, सेंटिमेंट और रिस्क भी बताया, लेकिन मुझे पहले 4 में ऐसा लगता है कि क्वांटिटेटिव डेटा इजीली अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल मुझे आज वैल्यूएशंस देखने हैं तो मुझे अलग अलग मल्टीपल मिल जाते हैं. एक और फैक्टर भूल गया मैं, मोमेंटम, ब्रॉडर एसेट क्लास मोमेंटम. तो मोमेंटम हो गया, रिस्क हो गया, सेंटिमेंट हो गया, जिनके डेटा इजीली मिलना या फिर अगर आपको इस पर रिलाई करना है तो वो आप डेटा मतलब ये एक जितना मुझे समझ में आता है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, उसको आप क्वांटिफाई कैसे करके उसको मेजर करते हो? बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट मैक्रो का डेटा इज मच स्लोअर देन सेंटिमेंट, रिस्क एपेटाइट, वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम. ओके. सो डेटा के भी टाइप्स होते हैं, डेली डेटा, वीकली डेटा, मंथली डेटा, क्वार्टरली डेटा, ऐसे. तो मैक्रो डेटा तो 1 महीने में एक बार आता है. राइट. बाकी सारे डेटा सोर्सेज डेली आते हैं. तो आप कैसे ये एस्टिमेट करते हो कि अभी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है मार्केट में by looking at small cap? So again there are lot of quantitative indicators we use. So one is, मैं simple example, see technically complex बहुत सारे indicators है, but I will try to give you a few simple ones. ठीक है. One is percentage of stocks that are trading near their highs. Okay. अगर ये बहुत high percentage है, this could mean 2 things. One is कि market का sentiment is very bullish. Right. Second is वो कोई बहुत cyclical peak या ट्रफ पे है तो you also know कि ये इधर से change होने वाला है. It's called mean reversion. Right. कि ये हमेशा sustain नहीं कर सकता. It will go back to long term average. Right. So right now last 4 महीने में मेरी models ने बताया हमको कि 70% plus stocks were trading near their 52-week highs. While that is encouraging, it is also discouraging कि एक euphoria आ गया market में. Euphoria is not sustainable over the medium term. वो short term में sustain होता है. इससे आपको sentiment के बारे में पता चल जाता है. This was one example. Right. Then there is a micro cap to large cap ratio, which will tell you कि ज़्यादा investors को micro cap में invest करना है कि large cap में. अभी बहुत strong तेजी के बाजार में people will go towards smaller caps. Right. Sideway market में बोलेंगे थोड़ा भी पैसा बचाते large cap में रहो, stable companies है. Correct. Then there was another indicator we use के percentage of companies that gave more than 100% return over the last 1 year. Okay. ये रोलिंग बेसिस पे हम देखते हैं. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि मार्केट में रिटर्न एक्सपेक्टेशन का बेस किधर जा रहा है. Correct. अगर बहुत ज्यादा कंपनियां कर रही हैं तो इन्वेस्टर को लगता है कि 100% रिटर्न तो ऐसे ही निकाल सकते हैं. मतलब वो गुना में बात करने लग जाते हैं. एग्जैक्टली. राइट. दे डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग मार्केट का लॉन्ग टर्म एवरेज क्या है 10%, 15%. राइट. बहुत अच्छा कोई पोर्टफोलियो है तो 18-20%. उससे ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे कमाना टफ है. बट व्हेन इन्वेस्टर्स गेट यूज्ड टू 100% रिटर्न, 200% रिटर्न, यू नो इट्स नॉट सस्टेनेबल. एंड आज का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि बल्क ऑफ द मार्केट इन द रिटेल साइड, द DII साइड, पहला मार्केट साइकिल देख रहा है इन द लास्ट 4-5 years. तो उन लोग ने तो रियल मंदी देखा ही नहीं. वेरी ट्रू. क्योंकि 2020 के बाद सारे इन्वेस्टर्स आए, तब से पैसा ही बना है. राइट. तो जैसे आपने एक पॉइंट कहा कि अभी मार्केट का शायद ट्रेंड चेंज हो रहा है, हम लोग एक हाई बना के अब नीचे की तरफ जा रहे हैं या फिर वापस रिकवर हो जाए, दैट इज ऑल अप टू द मार्केट. बट क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो अलग अलग मार्केट सिनेरियोज में क्वांट कैसे रिएक्ट करता है. फॉर एग्जांपल आज से मैं 6 महीने पहले देखूं तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट चला गया, तो आपका क्वांट उस समय कैसे रिएक्ट करता. अभी मैं देखूं तो मार्केट ऊपर से नीचे गिरने लग गया है, निफ्टी 10-10.5% करेक्ट हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है. एंड देन देयर आर टाइम्स व्हेन निफ्टी डज नॉट मूव एट ऑल, 0.2% नेगेटिव, 0.2% पॉजिटिव, इसी रेंज में चलते रहता है. तो उस समय वो क्वांट कैसे बिहेव करता है. श्योर. सो आई थिंक ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा. ये आपको इसका जवाब देने के लिए आई हैव टू एक्चुअली एक्सप्लेन यू हमारा स्ट्रैटेजी क्या है और काम कैसे करता है. ओके. हमारे स्ट्रैटेजी का नाम है एक्वा. एक्वा मीन्स लाइक वाटर. वो कोई भी शेप, साइज, कलर या फॉर्म ले सकता है. राइट. पानी का नेचर ही है कि वो जिसमें आप डालो वैसा बन जाएगा, उसमें जो डालो वो कलर ले लेगा, उसको उबालो तो स्टीम बन जाएगा, फ्रिज में रखो तो बर्फ बन जाएगा. सो हमारा बेसिस ऑफ द स्ट्रैटेजी इज टेक एन अडेप्टिव अप्रोच टू इन्वेस्टिंग. जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं,
पोर्टफोलियो के कुछ डायमेंशंस होते हैं. ये डायमेंशंस को जैसे चेंज करेंगे वैसे स्ट्रेटेजी या पोर्टफोलियो चेंज होगा. What are the dimensions of the portfolio? First dimension is asset allocation. कब मुझे कितना पैसा इक्विटी में रखना है, कब मुझे कितना पैसा इक्विटी के बाहर रखना है, ये फर्स्ट डायमेंशन है. तो एक्सट्रीम ग्लोबल बेयर मार्केट या एक आप बोलो मैक्रो रिस्क जो पूरे वर्ल्ड के सारे इक्विटी मार्केट्स को हिला देगा, ऐसे टाइम पे कैश पोर्टफोलियो में होना फायदेमंद है. अदरवाइज यू शुड स्टे इन इक्विटी. सेकेंड डायमेंशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज साइज. साइज मीन्स लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कब कितना पैसा होना चाहिए. एक्वा इज अ फ्लेक्सी कैप फंड विच मीन्स वो तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है, तीनों में करता है, पर कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है कि 30-30-30 या 40-40-20. कोई मार्केट साइकिल में मिड एंड स्मॉल में ज्यादा डालेगा, मंदी के या साइडवे मार्केट में लार्ज कैप में ज्यादा डालेगा. सो इट इज अडेप्टिव ऑन साइज. थर्ड एस्पेक्ट इज सेक्टर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज देर आर कोई आप डिस्क्रिशनरी फंड्स को देखेंगे तो दे हैव सम रूल्स लाइक नो गो एरियाज जिसको बोलते हैं कि ये रियल एस्टेट में नहीं डालूंगा, इंफ्रा में नहीं डालूंगा, PSUs में नहीं डालूंगा, कमोडिटीज में नहीं डालूंगा, डीप सिक्लिकल्स में नहीं डालूंगा. तो ये जो फंडा है कि ये मैं करूंगा ही नहीं, वैसा क्वांट नहीं करता. क्वांट बोलता है एक साइकिल होता है जब आपको डीप सिक्लिकल्स में पैसा डालना चाहिए, एक साइकिल ये होता है जब आपको शैलो सिक्लिकल्स में पैसा डालना चाहिए. What is shallow cyclical? Shallow cyclical and so I'll give you. So automobile would be a shallow cyclical. Okay. Real estate and infra would be a deep cyclical. साइकिल जिसका बड़ा है वो डीप हो गया. जो लॉन्ग साइकिल्स में चलता है वो डीप सिक्लिकल है, जो उससे छोटे साइकिल में चलता है वो शैलो सिक्लिकल है, और जो मार्केट या इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंडेंट ही नहीं है वो नॉन सिक्लिकल. लाइक योर कंज्यूमर स्टेपल्स एंड हेल्थ केयर, FMCG and all these. सो विच साइकिल ऑफ द मार्केट में कौन से टाइप के सेक्टर्स में डालना. इसमें हम दो चीज, एक तो वी आर एग्नोस्टिक मीन्स हम ये नहीं बोलते कि हम इसमें डालेंगे ही और इसमें डालेंगे ही नहीं. हम ये भी नहीं बोलते कि ये सेक्टर में हम इतना ही पैसा डालेंगे, इसके ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है. सेकेंड, वी आर अडेप्टिव विच मीन्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जो भी सेक्टर से अल्फा निकल सकता है हम वो सेक्टर्स पे पैसा डालेंगे. दिस वॉज द थर्ड डायमेंशन. सो एसेट एलोकेशन, size, sector. Fourth dimension, the most overlooked dimension in the market. आधे से ज्यादा मार्केट इसको साइड कर देता है. इन्वेस्टिंग स्टाइल. ओके. इन्वेस्टिंग स्टाइल मीन्स हर मार्केट के साइकिल में अलग अलग स्टाइल से आप पैसा बनाते हो. एंड ट्रेडिशनली लोगों ने ये सुना भी होगा कि देर आर सम इन्वेस्टर्स और फंड्स विच यूज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच, सम फंड्स यूज अ ग्रोथ इन्वेस्टिंग अप्रोच, some funds used a quality investing approach, some funds used a momentum investing approach, some funds used a low risk approach, some funds say कि भाई हमको डिविडेंड से मतलब है, हम सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स में फोकस करेंगे. तो यही बात करते करते 6 स्टाइल निकल गई. राइट. हम ये कहते हैं कि फर्स्ट डोंट से कि मैं एक ही ये स्टाइल फॉलो करूंगा बिकॉज मार्केट में वो अप्रोच तो नहीं चलता है. राइट. इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांट वन स्टाइल इज कॉल्ड फैक्टर. हर स्टाइल को एक फैक्टर बोलते हो. ओके. अगर आप फैक्टर इन्वेस्टिंग की दुनिया से उसको समझिए तो. ओके. करेक्ट. सो वी से कि डोंट यूज सिंगल फैक्टर अप्रोचेस, यूज मल्टी फैक्टर अप्रोचेस, व्हिच मींस आप कोई एक को दूसरे से प्रेफर नहीं करते. सेकंड, डायनामिक मल्टी फैक्टर, व्हिच मींस कोई साइकिल में वैल्यू का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, कोई अलग साइकिल में क्वालिटी का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, कोई थर्ड साइकिल में मोमेंटम का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा. विच मीन्स बी स्टाइल अडेप्टिव. कौन से साइकिल में कौन सा स्टाइल यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. 65% प्लस रिटर्न ये डिसीजन से आते हैं. तो लास्ट 16 महीने का अगर आपको मैं एक समरी दूं, जून 23 to June 24, Aqua followed a value momentum style approach. Okay. June 24 to now, we have transitioned to a quality and low volatility approach. Okay. Which means bull markets में value as the fundamental style and momentum as the technical style does very well. As the markets shift from bull to consolidation or sideways, you need to be defensive. Correct. You need to shift your style allocation to styles that will give you less drawdown. मार्केट की जो 3 फेजेस है, फर्स्ट इज रिस्क ऑन या बुल मार्केट. ये मार्केट फेज में आपको क्या करना है, पैसे बनाओ, अल्फा बनाओ,
तेजी करो. फिर एक साइडवेज मार्केट. दिस इज अ अनसर्टेन कॉन्फ्लिक्टिंग फेज ऑफ द मार्केट. इसमें आपको क्या करना है, रिटर्न और रिस्क दोनों को पकड़ के चलना है. यू कांट टेक एक्सेसिव रिस्क, नीदर कैन यू ओनली बी फोकस्ड ऑन रिटर्न. सो यू हैव टू मैनेज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. थर्ड फेज रिस्क ऑफ या मंदी या बेयर मार्केट. इसमें आपको रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है. इसमें आपको यही सोचना है कि मैं कितना कम गवाऊंगा, कितना ड्रॉडाउन कम लूंगा, कितना पोर्टफोलियो का पैसा बचा पाऊंगा. सो अर्निंग, सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग. अर्निंग अल्फा, saving alpha, and then protecting capital. Right. These are the three ways to look at the market. Correct. So, Siddharth, you have mentioned about 4 dimensions. इसके अलावा भी और कोई dimensions aqua fund दिखता है? जैसे मैंने कहा कि 6 डायमेंशन होते हैं, राइट? एसेट एलोकेशन, सेक्टर साइज, सेक्टर, स्टाइल. बाकी के जो 2 है इज बीटा, जिसको बोलते हैं रिस्क लेवल, एंड लास्ट इज सिक्योरिटी, विच इज योर एक्चुअल स्टॉक. तो बीटा क्या है? इट्स बेसिकली आपका पोर्टफोलियो या कोई स्टॉक मार्केट से कितना ज्यादा सेंसिटिव है. विच मीन्स अगर मार्केट 100 रुपया ऊपर जाता है तो ये स्टॉक 200 जाएगा, 150 जाएगा, 300 जाएगा. सिमिलरली जब मार्केट नीचे भी गिरता है तब ये स्टॉक कितना ज्यादा स्पीड से गिरता है. right. अच्छे मार्केट कंडीशंस में आपके पोर्टफोलियो में बीटा हाई होना चाहिए, साइडवेज में इन लाइन होना चाहिए, एंड बेयर मार्केट में, मंदी के मार्केट में बीटा लो होना चाहिए. तो ये जो डायमेंशन है, इससे भी आप आपके इन्वेस्टमेंट आउटकम्स को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड फाइनल इज सिक्योरिटी. ये सब मिला के आपके पोर्टफोलियो में आएंगे तो स्टॉक्स ही. तो हमारा उसमें मैकेनिज्म क्या है कि वी स्टार्ट विथ एन इक्वल वेटेड अप्रोच. अगर 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो तो हर स्टॉक को इक्वल वेट मिलेगा. हर 2 महीने में हम इसको रिव्यू और रीबैलेंस करते हैं. से कोई स्टॉक चालू किया था 3.5% पे, उसका वेट हो गया 7%. तो जो एक्सेस 7% है वो हम बुक करते हैं टू ब्रिंग बैक टू इक्वल वेट. एंड कोई स्टॉक 3.5% पे था, उसका वेट तो गिर गया, स्टॉक का वेट हो गया 2%. तो उसका अगर वो स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है तो वी विल बाय दैट एक्स्ट्रा 1.5% टू मेक इट बैक टू इक्वल वेट. एंड फाइनली बिकॉज वी रन अ पीरियोडिक रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी, जो स्टॉक स्कोर के बेसिस पे वीक हो चुका है वो स्टॉक एग्जिट हो जाएगा. तो क्वांट का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एंट्री तो पता चल रहा है, होल्डिंग भी पता चल रहा है, बट आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव है, वेल डिफाइंड है, रूल्स बेस्ड है, मैथमेटिकल है. right. तो इससे 3 ही चीज हो सकती है, राइट? आपने पोर्टफोलियो बनाया, कोई स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है, बहुत अच्छा किया उसने, तो स्टॉक कंटिन्यू भी होगा, उसने अपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया. कोई स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है पर उसने बहुत बुरा किया, यू गेट टू बाय मोर. एंड कोई स्टॉक निकल रहा है तो आपको उसको एग्जिट करके रिप्लेस कर देगा. सो ऑटोमेटिकली हर 2 महीने में पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो जाता है अक्रॉस ऑल दीज डायमेंशंस. तो इसमें एक चीज जो हो रही है कि आप कोई स्टॉक बढ़ जाता है उसको आप बेच देते हो, और कोई घट रहा है उसको आप वापस बाय कर लेते हो, गिवन वो कंडीशन मीट कर रहा है. सो isn't it the case जहाँ पे आप अपने विनर्स को बेच रहे हो और लूजर्स को थोड़ा सा और बाय कर रहे हो? सो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा विनर्स को बेचते हैं और लूजर्स को बाय करते हैं. अगर स्टॉक का वेट, हमको रिस्क मैनेज करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब आवर फोकस इज ऑन मैनेजिंग रिस्क. जब स्टॉक से 4% वाला है, जब हमारे पोर्टफोलियो में से बहुत सारे केसेस है, लाइक कोचिन शिपयार्ड, BSE, मजगांव डॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEL, सम रेलवे कंपनीज, इंडिगो, बहुत सारे M&M, बहुत सारे स्टॉक में हमने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाए. बट वी डोंट हैव टू वरी ओनली अबाउट मैनेजिंग रिटर्न्स. अगर मेरा स्टॉक का वेट पोर्टफोलियो में 15% हो गया या 10% बिकॉज ऑफ मार्केट प्राइस, एंड 15% वेट वाला स्टॉक जब 30% गिरता है या 50% गिरता है, तो पोर्टफोलियो में 7.5% का ड्रॉडाउन देता है. 4% वाला स्टॉक जब 50% गिरता है तो उस 2% का ड्रॉडाउन देता है. सो इससे 2 फायदे हुए. ऑन अ रेगुलर बेसिस आई एम बुकिंग प्रॉफिट्स, and at the same time I'm managing risk. Why? Because I want returns to be granular. छोटे छोटे टुकड़ों में कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, एक बड़ा रिटर्न इवेंट चाहिए ही नहीं मुझे. आई वॉन्ट रिटर्न्स दैट आर रिपीटेबल, जो प्रोसेस से आए, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हो. राइट. हाँ, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटम ऑफ वन लार्ज रिटर्न व्हेन यू आर मैनेजिंग पब्लिक मनी. एंड इन टर्म्स ऑफ टैक्स थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाता है.
टैक्स इनएफिशिएंसी इज अ कंसिडरेशन, बट आई वुडंट से सो मच, बिकॉज अभी आप कोई बहुत बीमार हो, आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको दो चीज़ देगा कि ये एंटीबायोटिक ले लो या बीमार रहो। एंटीबायोटिक लोगे तो थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, तो व्हाट विल यू टेल द डॉक्टर कि नहीं मुझे साइड इफेक्ट नहीं चाहिए तो मुझे एंटीबायोटिक नहीं लूंगा। या आपको डॉक्टर बोलता है कि आपका कोई ऑर्गन डैमेज है, आपको उसका सर्जरी कराना पड़ेगा, और यू लिव पैरालाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सर्जरी के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो यू विल नॉट एवर अवॉइड अ सर्जरी जस्ट टू अवॉइड द साइड इफेक्ट। एंड एट द सेम टाइम when we are managing money for investors in the PMS bracket, ऐसा आज तक कोई नहीं आया कि वो बोलता है कि आप मेरा 1 करोड़ लीजिए, आप मेरा टैक्स कम करके दीजिए। लोग बोलते हैं आप मेरा 1 करोड़ लीजिए, आप मेरा वेल्थ ग्रो कीजिए, आप हमको रिटर्न्स बना के दीजिए। आवर जॉब एज एसेट मैनेजर्स इज टू ग्रो देयर वेल्थ, इज टू जनरेट रिटर्न्स फॉर देम, इज टू मैनेज रिस्क फॉर देम विथ लॉट ऑफ एजिलिटी। हमको अजाइल रहना है। टैक्स इज अ साइड इफेक्ट और अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर टैक्स एफिशिएंसी पे सोचूंगा तो एजिलिटी कम हो जाएगा, अडेप्टेबिलिटी कम हो जाएगा। अगर अडेप्टेबिलिटी पे सोचूंगा तो टैक्स मेरा बढ़ जाएगा। बट मेरा काम क्या है? रिटर्न्स जनरेट करना, रिस्क मैनेज करना। करेक्ट। आपने रिसेंट अभी बताया कि देयर वर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग जो आपका क्वांट फॉलो कर रहा था गिवन द मार्केट कंडीशंस। बट रिसेंट टाइम्स में पिछले 2 साल 3 साल में मैंने जितने भी क्वांट पोर्टफोलियोज के बारे में सुना है, मोस्टली सब मोमेंटम की तरफ ही इंक्लाइंड है। तो ऐसा क्यों हुआ कि पिछले 2-3 साल 4 साल में क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग में सिर्फ मोमेंटम दिखा हमको? ओके, सो इसके एक्चुअली आप खुद ही इसके आंसर दे दो मुझे, बिकॉज आई विल टेल यू सब एविडेंस इसकी तरफ है। मोमेंटम, एज आई एक्सप्लेन, is one of the many factors that a quant strategy, or at least our quant strategy, looks at. Correct. As I told you, we are a multi-factor strategy and adaptive या dynamic multi-factor. तो एक तो हम बहुत सारे फैक्टर देखते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, और जो रेलेवेंट फैक्टर है उसका वेट बढ़ा देते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हर साइकिल में अलग टाइप का फैक्टर काम करता है। तो अगर आप लास्ट 3 साल का डेटा देखें टिल जून, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू और मोमेंटम, ये दोनों फैक्टर ने बाकी सारे फैक्टर से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जून के बाद वैल्यू और मोमेंटम बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्वालिटी और लो वॉल आर बेटर फैक्टर्स। अगर आप 4 साल के पहले का साइकिल देखें तो गुड फैक्टर्स इन इंडिया वर क्वालिटी एंड ग्रोथ। जो 2020 के पहले का साइकिल था वो क्वालिटी ग्रोथ साइकिल था। उसके बाद वैल्यू मोमेंटम साइकिल आया। नाउ वी आर लाइकली टू गो टू क्वालिटी लो वॉल। बट इसका एक सिंपल अगर आप थंब रूल पकड़ लो, तेजी के बाजार में व्हाट इज मोमेंटम? 2 चीज का हो सकता है, या फ्यूचर अर्निंग्स इतना अच्छा आने वाला है कि सबको वो स्टॉक खरीदना है, तो इट्स अ विंडो इनटू फ्यूचर ग्रोथ, और लास्ट 3-4 महीने में ये स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है, या लास्ट 6-8 महीने में अच्छा किया है, सबको ये स्टॉक चाहिए। तो मोमेंटम काम कैसे करता है? फोमो से, रिग्रेट से। उसका लॉजिक आप साइकोलॉजिकल लॉजिक समझिए। से आपके फ्रेंड्स ने कोई स्टॉक में 100% रिटर्न बनाया, उसने आपको तभी बोला था कि आप ये स्टॉक ले लीजिए, समहाउ आपने मिस किया। अब ये स्टॉक में 5-10% करेक्शन आया, तो आप क्या करोगे? आपने मिस किया है तो अभी आप ले लो। अभी 3 महीने बाद और फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, 200% रिटर्न उन लोग ने मिस किया, अब वो खरीदेंगे। तो मोमेंटम इज अ सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल, खुद ही खुद से काम करता है। बट जब क्रैश करता है तब बहुत ही शार्प क्रैशेस आते हैं मोमेंटम में, विच इज वाई वी डोंट एडवोकेट ओनली मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग, बिकॉज वो बहुत सिक्लिकल है। तो सिद्धार्थ, आपने क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई और एक्वा में आप कैसे करते हो बताया, बट फॉर एग्जांपल मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया आपके प्रोसेस से। नाउ इफ़ आई वांट टू डू इट, हाउ कैन आई डू इट? मेरे पास पीएमएस को देने का फंड नहीं है राइट नाउ, बट आई वांट टू गो इनटू दिस लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो देयर आर 2 ways to do it. Are you asking कि which products are available for retail investors कि how to do it yourself? Both, if you can answer. So आज की तारीख में on the mutual fund platform, जहाँ minimum ticket size is usually 500,000 rupees, वहाँ पे active quant strategies भी है, lot of AMCs have come out with 1-1 scheme, and passive फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजीज भी है जो एक फैक्टर इंडेक्स या कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लाइक निफ्टी 500 वैल्यू 50
अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीफ है तो यू कैन ट्रैक दिस इज Correct. परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द वैल्यू साइकिल. राइट. बट इन अ साइकिल दैट चेंजेस, वैल्यू कब अच्छा करता है? जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं. इन अ हाई रेट एनवायरमेंट वैल्यू विल डू वेल, बट नाउ एज वी बिगिन द रेट कट जर्नी, वैल्यू विल यूजुअली अंडर परफॉर्म. So एक वो है. Then there is Nifty 500 Momentum 50. Right. Then there is Nifty Alpha Low Vol, which is combining momentum and low vol. Then there is Nifty Growth Sectors 15, Nifty Dividend Opportunities Index. तो ऐसे हर अलग अलग फैक्टर्स के इंडेक्सेस है. And then there are index funds that are replicating these indexes also. Right, makes sense. So ये passive investing Nifty 200 Quality 30. Right. Nifty Low Vol 50. तो हर स्टाइल के लिए एक है. Right. बट इसमें फायदा ये है कि आपको एक फैक्टर बेस्ड, रूल्स बेस्ड अप्रोच मिल रहा है. बट नुकसान ये है कि वो एक ही फैक्टर पे आपको कॉल लेना है. इट्स नॉट अजाइल, इट इज नॉट मल्टी फैक्टर, इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टाइल. वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा. बट एक प्रोडक्ट है मार्केट में, प्रोडक्ट है, सिंपलिस्टिक है बट इजी टू अंडरस्टैंड है. बट इसमें यही है कि आपको डिसीजन लेना है कब वैल्यू में डालूं, कब क्वालिटी में डालूं, कब मोमेंटम में डालूं. तो सिंस इंडेक्स बने हुए तो ये पैसिव ही हो गया. ये पैसिव ही है. राइट. And the second way is a DIY method. So if you are a retail investor who understands some numbers, finance, understands how to use Excel or Python, and knows how to download data from say Screener or NSE or any of these websites, you can create your very simple model for yourself where say you're combining the different factors I spoke about, right? आप एक valuation factor ले लीजिए, जैसे price to book या PE. Price to book is usually a more stable metric. P, varies based on how EPS varies. EPS कभी negative भी हो सकता है. तो let's take one metric for each. Price to book ले लिया आपने, फिर आपने ROE ले लिया, फिर आपने standard deviation ले लिया which is a measure of volatility. फिर आपने से 6 month या 3 month या multi period price return ले लिया. फिर आपने leverage ratio ले लिया and कैश फ्लो. बट कैश फ्लो भी हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं होगा. तो अगर मुझे एक सिंपल मॉडल करना है 4 फैक्टर का, ठीक है, क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम और लो वॉल, 4 ही फैक्टर लेते हैं. तो लेट्स डू प्राइस टू बुक, ROE, मोमेंटम एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. हर स्टॉक के लिए आप ये डेटा निकालिए, एक्सेल में डालिए. हर डेटा पॉइंट को आप एक रैंक दीजिए. किसी वैल्यू में सबसे सस्ता कौन है, सबसे महंगा कौन है, आप टॉप 500 स्टॉक्स निकालिए तो आपको वैल्यू रैंक मिल गए. सेम वे ROE किसका सबसे अच्छा है, बुरा है, ROE रैंक मिल गए, मोमेंटम रैंक मिल गए, स्टैंडर्ड डिविएशन रैंक मिल गए. फिर अगर वो आप चारों रैंक का एवरेज करेंगे तो आपको एक एग्रीगेट रैंक मिलेगा. देन उससे आप टॉप रैंकिंग स्टॉक्स निकाल सकते हो. बट दिस इज अ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक अप्रोच दैट अ रिटेल इन्वेस्टर कैन डू. बट माई एडवाइस इज, हम ये जब बनाते हैं तो हर फैक्टर से क्वालिटी है तो हम उसमें 20 चीज रखते हैं, मोमेंटम में 10 चीज देखते हैं, वॉलेटिलिटी में देखते हैं. हर फैक्टर में क्या डालूं, कैसे डालूं, कितना वेट दूं, उसको टेस्ट करूं, कंबाइन के बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है. बट ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला है कि एक सिंपल मॉडल है. ऐसे तो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया जब आप प्रोज एंड कॉन्स बता रहे थे डिस्क्रिप्शनरी इन्वेस्टिंग के और क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग के. सो यू मेंशनड अबाउट a lot of human biases जो eliminate हो जाते हैं the moment you shift to quant based investing. So कौन से ऐसे particularly human biases है जो eliminate हो जाते हैं when you shift towards quant based investing? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसको एक हम टेक्निकल लेंस में भी देख सकते हैं और एक बहुत सिंपलिस्टिक लेंस में भी देख सकते हैं. टेक्निकल टर्म्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है बट आई एम श्योर कि जब लोग इनका मतलब समझेंगे दे विल फील लाइक हाँ ये तो हमारे साथ बहुत होता है. वन इज लॉस अवर्जन बायस. लॉस अवर्जन मीन्स if you have 2 stocks, 2 positions आपके खुले हैं, one is both you bought at 100 rupees, एक 50 पे एक 150 पे. अगर आपको लिक्विडेट करना है आप किसको करोगे? 150 वाला. बिकॉज लॉस तो बुक करना ही नहीं है. दिस इज लॉस अवर्जन बायस. सेकेंड इज कंफर्मेशन बायस. मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उस पर अगर किसी ने कुछ अच्छा न्यूज दिया तो आई विल अप्रिशिएट दैट मोर कि या मैं जो सोच रहा हूँ ये भी यही सोच रहा है या न्यूज भी यही बता रहा है. कंफर्मेशन बायस. एंडाउमेंट बायस. एंडाउमेंट बायस मतलब या मैंने इनहेरिट किया है या मेरे पोर्टफोलियो में 10 साल से स्टॉक पड़ा है, अभी इस पे कुछ बुरा न्यूज आया ना, आई विल नॉट रिएक्ट टू इट दैट मच बिकॉज एक अटैचमेंट हो गया है वो स्टॉक से, राइट. आई विल, मतलब उसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं दूंगा. फ्री मार्केट में से
HDFC Bank. Let's take a classic example. It's a blue chip legendary stock for everyone. HDFC Bank अगर कोई 20 साल से पकड़ के बैठा है, अब for whatever reason, management change in preference of PSU banks versus private banks, growth rate का differential, valuation differential, अब जो भी बोलिए, अगर HDFC Bank is an exit candidate based on merit, I am not able to exit because मुझे लग रहा है कि आज उसका मार्केट में प्राइस 1600 है, बट मेरे हिसाब से मैं 2000 के नीचे तो ये बेचने ही नहीं वाला हूँ. आई फील कि मेरे पास जो है उसका वैल्यू ज्यादा है वर्सेस फ्री मार्केट में अगर मैं कुछ दूसरा खरीदने जाऊं तो वो मैं मार्केट प्राइस पे लेने को तैयार हूं, बट मेरा जब बेचने जाऊंगा तो आई विल वांट अ हायर प्राइस फॉर दैट. दिस इज ऑल्सो टू डू विथ एंडाउमेंट. राइट. इसमें एंडाउमेंट आई थिंक इसलिए भी नाम अटैच होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनहेरिट किया है फादर की कोई प्रॉपर्टी, हाँ, तो फ्री मार्केट में वो प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बाई सेल हो रही है, बट सिंस मेरे फादर ने मेरे को दी है, मैं इसमें एक इमोशनल अटैचमेंट जोड़ देता हूँ, तो मेरे हिसाब से 2.5 करोड़ से नीचे भी नहीं बिकनी चाहिए. एग्जैक्टली. बट मार्केट वुड नॉट वैल्यू दैट. करेक्ट. देन डिस्पोजिशन इफेक्ट, ये एक ऐसा वर्ड है कि अगर आपको 2 ऑप्शन दीजिए, 2 ऑप्शन मिले कि आपका ये पोर्टफोलियो है, ऑप्शन 1 sell these 20 stocks, buy these 20 stocks. Option 2, do nothing. Most of the people will choose do nothing because the risk of going wrong in the new decision scares you more than going right in the new Correct. decision. तो आप बोलोगे कि जो स्टेटस को, जो डिफॉल्ट ऑप्शन है, मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा. अगर आप कोई फॉर्म भी देखें अक्रॉस इंडस्ट्रीज, वेदर इट्स अ मेडिकल फॉर्म, एन एयरलाइन फॉर्म, अ होटल फॉर्म, जब आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं एंड उसमें से एक प्री सिलेक्टेड डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, तो 90% ऑडियंस वो डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ ही आगे बढ़ती है. दैट इज व्हाट डिस्पोजिशन इफेक्ट मीन्स. एक हर्ड मेंटालिटी करके भी है. बेसिकली इफ 10 पीपल अराउंड यू आर डूइंग समथिंग एंड आपने ये स्टोरी सुना, तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन द ग्रुप. एट सम पॉइंट यू लूज योर ओरिजिनल थिंकिंग और रैशनैलिटी, बिकॉज आपको पता है कि ये 10 जन ने किया, उनका तो अच्छा हो गया, तो I might as well join the same group. Then a very other common bias that people face is recency bias. कि एकदम recent time में जो हुआ है ना, उसको बहुत ज़्यादा importance मिलेगा, but कुछ बहुत पहले हो गया उसको भूल जाएंगे. For example, कोविड के बाद पहले 1 साल में कुछ भी रैली आता था, सबको डर लगता था कि this is not sustainable. अभी 4 साल हो गए, कोई भी फॉल आता है तो लोगों को लगता है तो फॉल तो हो ही नहीं सकता है. आज की तारीख में लोग 2008 भूल गए, राइट? नोबडी, अभी कुछ मार्केट 5% गिरेगा, नोबडी इज गोइंग टू से कि जीएफसी वापस होने वाला है, बिकॉज वो इवेंट बहुत पुराना हो गया. सिमिलरली लास्ट 1-2 साल में जो हुआ रहता है ना, लोगों के माइंड पे वो ज्यादा टॉप पे रहता है. दे फॉरगेट कि देयर कैन बी एन ऑल्टरनेटिव रियलिटी ऑल्सो. सो दैट इज रीसेंसी बायस, विच मीन्स के जब आईटी सेक्टर बहुत चल रहा था 2020-21 में, सबको लगा आईटी ही चलेगा. फिर मोमेंट आईटी साइकिल चेंज्ड एंड एक ग्लोबल स्लोडाउन आया आईटी में, नोबडी फॉर द फर्स्ट 3-4 मंथ्स रियलाइज ऑल्सो कि अभी आईटी जो गिरेगा, आई हैव टू एग्जिट इट. पीपल आर डूइंग बाय ऑन डिप्स. सेम हुआ केमिकल्स के साथ. पहले पूरा चाइना +1 हुआ, इंडियन केमिकल सेक्टर फट गया, सब लोग ने केमिकल्स में जम के पैसा बनाया. उसके बाद साइकिल चेंज्ड, रियलाइजेशंस स्टार्टेड करेक्टिंग, चाइना का डंपिंग वापस मार्केट में आ गया, वॉल्यूम स्टार्टेड करेक्टिंग, ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, रियलाइजेशन सब चेंज हो गया केमिकल्स का. फिर भी जब फर्स्ट राउंड ऑफ करेक्शन आता है तब बोलते हैं कि ये तो खरीदना ही है, बिकॉज उनको जो रिसेंट है वही याद है, रादर देन मेरिट कि क्यों करेक्शन हो रहा है, हाउ शुड आई इवैल्यूएट इट डिफरेंटली. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायस जो बहुत नुकसान करके दे जा सकता है. देन इज हाइंडसाइट बायस. हाइंडसाइट बायस इज पुराना डेटा जो आज आपको पता है, आप उसको सोचते हो और बोलते हो कि हाँ ये मैं डिसीजन सही ले लेता. वेन यू आर मेकिंग द डिसीजन यू डोंट नो इट, बट 1 साल बाद यू नो कि यार ये ऐसा हुआ है, ये ऐसा होता, तो आप वो सोच के डिसीजन लेते हो. एंड द लास्ट इज फ्रेमिंग बायस. मैं कौन सा सवाल किस तरह से पूछता हूं उसके ऊपर आपका जवाब डिपेंड होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं से डॉक्टर हूं और आपको पूछता हूं कि देयर इज अ 75% चांस दैट यू विल सर्वाइव इफ आई डू दिस सर्जरी, डू यू वांट टू डू दिस? तो लाइक हाँ करना है.
अगर मैं यही सवाल उल्टे तरीके से पूछूं, 25% चांस है कि आप मर जाओगे, आपको सर्जरी करना है, तो आप बोलोगे नहीं सॉरी नहीं करना है. तो इट्स द वे यू आस्क अ क्वेश्चन विच इज कॉल्ड फ्रेमिंग. तो आई थिंक ये जो कॉमन बायसेस है वो somehow हमको रियलाइज नहीं होता बट हमारे साथ होते रहते हैं. वेदर आप इमोशनली बोलिए, बिहेवियर बोलिए, बट ये सारे बायसेस का रूट कॉज ये 6 ही चीज है. ग्रीड, कि सब बना रहे मैं भी पैसा बनाऊंगा. फियर, मेरा इतना लॉस में अभी कैसे बेचूं, या इतना हाई है मार्केट कैसे खरीदूं. हर टाइम पे कोई ना कोई डर. गिरे हुए बाजार में लगता है और गिरेगा, चढ़े हुए बाजार में लगता है इतना चढ़ गया अब कितना चढ़ेगा, गिर सकता है. तो देयर इज फियर. देन देयर इज होप. जब आप आपका स्टॉक नहीं काटते हो तो आप होप में ही नहीं काट रहे हो कि वापस प्राइस आ जाएगा. राइट. देन देयर इज ईगो, कि यार मैंने ये स्टॉक लिया है, इसने बोला है, सबने बोला है, मेरा रिसर्च इतना मैंने 1 साल बराबर किया, मैं कैसे गलत पढ़ कैसे सकता हूँ इसमें. ईगो. देन आई थिंक फोमो, सबने कमाया मैं रह गया, अब मैं भी कमाऊंगा. एंड लास्ट वन इज रिग्रेट, कि लास्ट टाइम ये स्टॉक जब 100 का 200 हुआ तभी मैं नहीं खरीद पाया, अब ये वापस 100 हुआ है, अब मैं इसको ले लेता हूँ. तो ये रिग्रेट से वापस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आते हैं. यही है 6 इमोशंस जिसके वजह से आप सारे बायसेस को देखते हैं. एंड वन लास्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ, आई वुड लाइक टू नो कि सिंस आपको इतना नॉलेज अबाउट क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग, अबाउट इन्वेस्टिंग इन जनरल, एंड दैट टू एट अ वेरी यंग एज, आई थिंक यू आर 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो हाउ, व्हाट ऑल डिड यू रीड, आप क्या पढ़ते हो, व्हाट ऑल बुक्स डू यू रीड और व्हाट ऑल बुक्स डू यू रिकमेंड टू द ऑडियंस, बिकॉज एज यू सेड कि अभी जो ऑडियंस देख रहा है, कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो काफ़ी नया ऑडियंस है, 2020 के बाद आया है. सो उनको क्या पढ़ना चाहिए सो दैट दे बिकम good investors? I think rather than giving you 1 or 2 books, I'll just tell you how this journey has been. And you say कि बहुत knowledge है वगैरह, मेरा उल्टा ही perspective है कि कितना और जानने को है. तो if you are hungry, if you are curious and you always feel कि यार I know this, but मेरा नज़र उसी पे जाता है जो मुझे नहीं पता है, तो you keep exploring new avenues के और क्या आप सीख सकते हो और क्या आप समझ सकते हो. तो मैं ऐसा आज तक कभी माना ही नहीं हूँ कि I know a lot. I always feel कि there is so much more to know. So I think studying, see basic जो raw material है ना वो सबके लिए सेम ही होता है. आप इन्वेस्टिंग के लिए बुक्स पढ़ो, बैलेंस शीट कैसे समझना है वो पढ़ो, वैल्यूएशन कैसे होता है वो पढ़ो, मोमेंटम क्या है वो पढ़ो, पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है. आजकल बुक्स तो छोड़ो, आप इन्वेस्टोपीडिया पे अगर 4 दिन बैठ जाओगे तो आधा चीज समझ जाओगे. द जर्नी एज आई टोल्ड यू बिफोर इज कौन से बुक्स पढ़ रहा हूँ और उसको रूल्स में, ऑब्जेक्टिवली प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ. ये जो बीच का जर्नी है ना वो कोई बुक में नहीं है, वो खुद से ही, खुद के हंगर से, खुद के पैशन से या खुद के क्यूरियोसिटी से ही आपको सॉल्व करना है. आई डोंट थिंक कि देयर इज अ प्री डिफाइंड मेथड के अगर मैंने 1000 इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ लिए हैं तो उसको मैं क्वांट में अप्लाई कर सकूंगा. हैविंग सेड दैट, आई थिंक जितना ज़्यादा लोग फ़ोन पे प्रॉबेबली इंस्टाग्राम कम देखेंगे, यूट्यूब पे घटिया कंटेंट कम देखेंगे एंड व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स कम देखेंगे, और वो टाइम अगर फाइनेंशियल मार्केट्स के जो न्यूज़ ऐप्स हैं उस पर इन्वेस्ट करो. आप रोज रूटीन बनाओ ना, 35 मिनट सुबह, 35 मिनट रात को, या व्हाटएवर 30 मिनट्स. आई वांट टू रीड ऑल द न्यूज़. आई वांट टू से डाउनलोड एन ऐप लाइक स्टॉकेज एंड सी डिफरेंट कंपनीज का फाइनेंशियल्स. हर दिन पे 2 कंपनी देखता हूँ. या यूट्यूब पे हर दिन कोई नया पॉडकास्ट सुन रहा हूँ मार्केट्स के रिलेटेड, इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, या शॉर्ट कोर्सेज कर रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स पे. आई थिंक आज के ज़माने में इतना अबंडेंस है कंटेंट का, बुक्स का, नॉलेज का, चैट जीपीटी, हर सोर्स से आपको नॉलेज मिल सकता है. आपके ऊपर है कि आप वो नॉलेज सीख कर रहे हो कि नहीं. इफ़ यू आर सीकिंग इट यू विल गेट इट. छुप ही नहीं सकता वो आज की तारीख में. करेक्ट. इसी लाइंस पे सिंस आई वुड वांट अ नेम, आपकी सबसे पहली बुक जो आपने पढ़ी थी इन्वेस्टिंग? पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी, आई थिंक बहुत छोटा था तब, आई थिंक पेरेंट्स ने या ये पढ़ाई थी, रिच डैड पुअर डैड, बट बहुत छोटा था. फर्स्ट इन्वेस्टिंग, आई थिंक दैट वाज मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग. राइट. इट वाज नॉट डीप इन्वेस्टिंग, करेक्ट, बट सेविंग्स पे ज्यादा था. फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल वेल्थ, पर्सनल फाइनेंस बुक थी. ओके, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ. आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल था इन टर्म्स ऑफ नोइंग अबाउट क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग, बिकॉज
आज के टाइम पे इंडिया में, जैसे आपने कहा यूएस में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बट इंडिया में इवेंचुअली ये चीज़ आएगी और पीपल विल स्टार्ट अडॉप्टिंग इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऐसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो ताकि लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता चले कि ये होता क्या है, और जो मशीन के पीछे चल रहा है वो लोगों को पहले ही समझ में आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तभी वो कॉन्फिडेंस वो लोग गेन कर पाएंगे टुवर्ड्स द एंटायर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग. So thank you so much for traveling all the way and Thank you so recording much. this. It was with good us. fun. मजा आया मुझे आपके साथ बात करके. Thank you so much.